Hi friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about the PT 665 Vision IAS Chapter 5 Elections. Right? In previous videos, we have studied 4 chapter of the PT 365 2023 Polity. तो हम लोगों ने पिछले 4 चैप्टर्स में इसके जो PT के 365 के जो चैप्टर्स थे उसको हमने कवर कर लिया था 4 चैप्टर को। अब 5वां जो चैप्टर है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। आइए हम देखते हैं। तो हमारा इसमें पहला चैप्टर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र हैज रेज्ड डिस्कशंस ओवर द लेजिस्लेटिव लीगैलिटीज ऑफ द इलेक्टेड एमएलए स्विचिंग पार्टीज। तो ये आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई थी, तो उसको लेकर के ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काफी चर्चा में है। अब होता क्या है एंटी डिफेक्शन, तो डिफेक्शन में भी डिफाइंड एज ए प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर, आल्सो कॉमनली रेफर्ड एज हॉर्स ट्रेडिंग। तो मान लीजिए कि अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं कि घोड़े की खरीदारी करते समय पता नहीं चलता कि कौन घोड़ा कब किसके पाले में चला जाए, तो वही बात होता है कि इसको डिफेक्शन इसीलिए इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर। मतलब जब फ्लोर क्रॉसिंग हो रही, फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है कि आप इस मेंबर की तरफ थे और पता नहीं चला कि आप इस मेंबर की तरफ कब चले गए, इसको कहते हैं इस पार्टी की तरफ कब चले गए, इसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। फॉर इंस्टांस इन लोकसभा इफ एमपीज ऑफ पार्टी ए ज्वाइन पार्टी बी they are said to have defected and thus will face the prevalent anti-defection proceedings। तो डिफेक्शन को रोकने के लिए हमारे यहाँ कुछ लॉ बनाए गए हैं जिनको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो डिफेक्शन को हो गया कि अपनी पार्टी लाइन को छोड़ करके किसी में चला जाना, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कब चला जाना। तो इसको रोकने के लिए जो लॉ अवेलेबल है उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहले देख लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज हुज अल्टर बीइंग इलेक्टेड who after being elected on ticket of a political party voluntarily give up their party membership। मतलब कि आप किसी और पार्टी से टिकट लिए और जीत गए और चुनाव के बाद आप किसी और पार्टी में शामिल हो गए। इट वाज इंक्लूडेड अंडर 10th शेड्यूल वाया द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। आप याद रखेंगे, वैसे सबको तो याद ही रहता है ये बात कि 10th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। राइट, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये पावर दिया जाता है कि जो भी 10th शेड्यूल के प्रोविजंस है उसको इफेक्टिव बनाए। दैट मीन्स कि एंटी डिफेक्शन लॉ को अप्लाई करने का पावर किसके पास होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। यानी कि लोकसभा की अगर बात करें तो स्पीकर, और राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्टी स्टेटस की। तो ए पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड ए नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। पहली बात तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में इसको राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ हो। इफ इट कंट्रीब्यूटेड होल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस एंड हैज एटलीस्ट 4 एमपीज इन लास्ट लोकसभा पोल्स। तो ये कह रहा है कि या तो वैलिड कोई भी उसका प्रत्याशी जो है या फिर पार्टी को जितना वोट डाला गया है उसका कम से कम 6% वोट आपको प्राप्त होना चाहिए, या फिर लोकसभा में या फिर असेंबली इलेक्शंस में। और ये कितने होना चाहिए? 4 या 4 से अधिक लोकसभा सीटों पर। या कहें कि एमपी जो है लास्ट लोकसभा जो पिछली लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें एमपी की संख्या कम से कम 4 होनी चाहिए। इट ओन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। तो कम से कम 3 से ज्यादा राज्यों में कम से कम लोकसभा की 2% सीटें उसको जीतनी चाहिए। तो ये कंडीशन है राष्ट्रीय पार्टी होने के। एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 8 पार्टीज एज ए नेशनल पार्टीज। और याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी को भी अब जल्द ही यह दर्जा मिल चुका है। हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं मिला है, लेकिन उसने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। इसका मतलब है कि उसको मिल जाएगा ये। एक्सेप्शंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ पर? लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर आर इन फेवर ऑफ मर्जर। यानी कि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अगर चाहते हैं कि हम पार्टी को अलग होकर के किसी और पार्टी में ज्वाइन करें, तो फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर लागू नहीं होता है। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स दैट पोस्ट। तो इस केस में भी आपको
एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगे। अब किस आधार पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगते हैं? तो इफ ए मेंबर वोट्स और अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच ए हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, तो पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाकर के कोई वोटिंग करता है तो इसके ऊपर भी आपको एंटी डिफेक्शन लग सकता है। विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी, बिना पार्टी को सूचित किए हुए, सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडक्टेड बाय द पार्टीज विद इन 15 days। नॉमिनेटेड मेंबर्स इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, यानी कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगी। एंड इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, और कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस न्यूज में थे, इनको देख लेते हैं। द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शन हैज बीन रिफर्ड टू लॉ कमीशंस फॉर ए प्रैक्टिकेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं क्या? इट मींस स्ट्रक्चरिंग इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर दैट इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर synchronized together, under which voter is a particular constituency vote for both on the same day. So simultaneous election does not mean that the voting across country for Lok Sabha and state assembly happen on a single day. सिंगल डे का मतलब नहीं होता है, दोनों की जो वोटिंग है ना, दोनों एक साथ एक आदमी एक बार में 2 वोटिंग डाले, ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब कि एमएलए का भी वोटिंग उसी दिन पड़े और एमपी का भी वोटिंग उसी दिन पड़े, दोनों एक साथ वोटिंग पड़नी चाहिए, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है ये देख लेते हैं हमारे। तो आर्टिकल 83 क्या कहता है? लोकसभा शैल हैव ए नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। आर्टिकल 85 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। आर्टिकल 172 देख लेते हैं, लेज डाउन द टर्म फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन 5 years। आर्टिकल 174 गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली ऑन एडवाइस ऑफ आपका स्टेट कैबिनेट। तो ये था कुछ लोकसभा से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स। अब हम वापस आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे। तो इट कैन बी कंडक्टेड इन ए फेज वाइज मैनर एंड वोटर्स इन ए पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ स्टेट्स असेंबली एंड लोकसभा द सेम डे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस वेयर द नॉर्म until 1967, but following the dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 1969 and that of Lok Sabha in 1970, elections to state assembly and parliament have been held separately। तो 1968 तक तो ये नॉर्म चला था साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी वो डिसॉल्व हो गई और इसी तरीके से लोकसभा भी 1970 में हो गया था। तो ये जो टर्म है वो फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जो है आपका सेपरेट इलेक्शंस वहां से जो चल पड़ा आज तक चलता रहा है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया वाज साइमल्टेनियस इलेक्शन आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन 1983। इट वाज आल्सो रेफर्ड बाय द लॉ कमीशन एंड नीति आयोग एंड recommended by दिनेश गोस्वामी कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब कमेटी का जब भी नाम याद आए याद रखेंगे। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी का संबंध किससे किससे है? तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन से भी रिलेटेड है, याद रखेंगे। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन पे। तो ये चर्चा में क्यों है? तो जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन जो हाल ही में एक्सरसाइज अपना कंक्लूड किया है, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन आपका चर्चा में है। आइए देख लेते हैं तो न्यूज में और क्या है। तो डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप ऑन March 6, 2020 टू विथड्रॉ बाउंड्रीज of assemblies and parliamentary constituencies in J&K. The commission has proposed increasing the number of seats in UT from 83 to 90, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो आपका सीट की संख्या नंबर ऑफ सीट्स इन यूटी तो वो 83 से बढ़ा करके 90 करने का प्रस्ताव किया है डिलिमिटेशन कमीशन ने। Besides, there are 24 seats of POK that continue to remain वैकेंट, यानी कि 90 में 24 पीओके के लिए असाइन किया गया है और ये तो खाली रहेंगे। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 6 बचता है और ये यानी कि 76 सीट जो होगा वो J&K के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सॉरी 66 होगा, नॉट 76। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन की क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो पहली बात की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके बारे में बात किया गया है आर्टिकल 82, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर्टिकल 82 में बात किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्लियामेंट इनेक्ट डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस विच एस्टैब्लिश अ डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि एवरी सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना होती है। इन 2002 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज यूज्ड to freeze the process of delimitation for लोक सभा एंड स्टेट असेंबली स्टिल एटलीस्ट 2026 तक इसको फ्रीज किया गया है, यानी कि कोई भी डिलिमिटेशन या फिर बाउंड्रीज का हेरफेर नहीं किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स आल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर ईच सेंसस।
तो जो स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं वो भी बदले जाते हैं एज पर द आर्टिकल 170 आफ्टर ईच सेंसस के बाद। अपॉइंटमेंट कैसे होता है डेलिमिटेशन कमीशन के मेंबर का? तो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके ये काम करते हैं। कंपोजिशन क्या है? 3 मेंबर फॉर ईच रेस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी। तो 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है डेलिमिटेशन कमीशन। ए सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि एक हो गया रिटायर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट जज जिनको चेयरपर्सन बनाया जाता है। उसके बाद सीईसी होते हैं और एक व्यक्ति जो सीईसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट और यूटी, ये भी इसके मेंबर होते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? डेलिमिटेशन कमीशन कहता है एक्ट ऑफ रिड्राविंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। अब देख लेते हैं डेलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैसे काम करता है। तो एज पर द सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, प्रेसिडेंट कैन ऑर्डर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर एंड नागालैंड, जहां पर जनरली कि आपको अस्था लगाया जाता है, कुछ हिस्सों में है यहाँ पर। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल की क्या स्थिति है, डिलिमिटेशन कमीशन ने कैसी व्यवस्था की है। तो J&K चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स अनाउंसेस दैट एनीवन हु इज लिविंग ऑर्डिनरीली in J&K can avail the opportunity to get enlisted as a voter in J&K in accordance with the provision of the Representation of People Act 1951. Electoral roll was last revised in 2019 under the J&K RPA Act 1957, which became null and void after the abrogation of Article 370. Under J&K RPA 1957, only permanent residents were eligible to vote. और RPA 1951 now determines the conduct of elections in J&K. With Article 370 scrapped, there will be a single electoral roll now for assembly and parliamentary polls. Ordinarily resident is determined by the electoral registration officers of a constituency. Such a person may be from another part of the country but living in J&K for purpose of work, business or other reasons, provided the person gets their name deleted from electoral roll in their native constituencies. When Article 370 was in force, those ordinarily residing in J&K were eligible to vote only in parliamentary polls as a non-permanent residents. ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। एनपीआर includes West Pakistan refugees living in J&K since 1947. Revision of electoral rolls in J&K. Election Commission of India is working on a fresh electoral rolls in J&K after J&K Delimitation Commission carved out 7 new assemblies constituencies, 6 of Jammu Division and 1 in Kashmir under J&K Reorganization Act 2019. यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में 7 आपको कार्य किया गया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फ्रेश इलेक्टोरल रोल आर एसेंशियल टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर एनी अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन J&K लास्ट हेल्ड इन 2014 में पिछली बार चुनाव हुए थे। अब ये फ्रेश इलेक्टोरल्स कराया जाएगा, यहाँ चुनाव कराया जाएगा। तो 7 सीटों की बढ़ोतरी की गई है जिसमें 1 जम्मू डिवीजन में है, 6 जम्मू डिवीजन में है और 1 कश्मीर में है। अब पढ़ लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, ये न्यूज में क्यों है। तो रिसेंटली डेटा फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया shows that since 2018 political parties have collected more than 10,000 crore from the electoral bonds. तो electoral bonds क्या है? What is an electoral bonds? An interest-free financial instrument for making anonymous donations to political parties, resembles a promissory note. तो ये प्रोमिसरी नोट की तरह ही होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा इकट्ठा करने में मदद करते हैं और ये जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको इंटरेस्ट फ्री है। हु में परचेज दिस बॉन्ड? तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री, ये इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर डिफरेंसेज बॉन्ड डिनोमिनेशंस? तो 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन एंड 10 मिलियन कैन बी परचेज फ्रॉम सिलेक्टेड ब्रांचेज ऑफ SBI, यानी कि 1000 से नीचे नहीं आपको मिलेगा। कौन सा था? बॉन्ड डिनोमिनेशन। व्हेन में सच बॉन्ड्स बी बाउट, यानी कि कब इन सब चीजों को हम खरीद सकते हैं। अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ये 10 दिन का टाइम दिया जाता है, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। उसी 10 दिन के दरमियान आप इसको
खरीद सकते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन इनका कितना होता है? तो रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज सिंस इशुएंस। तो रिडीम कर सकते हैं आप इशुएंस के 15 दिन के भीतर। Which political parties are eligible to receive donations through electoral bonds? Political parties who have at least secured 1% votes in the last Lok Sabha or state assembly elections and are registered under the section 29K of the Representation of the People Act 1951. तो लास्ट इलेक्शंस में जिसने 1% वोट सिक्योर्ड किया हो लोकसभा स्टेट असेंबली में और जो सेक्शन 29A ऑफ आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उनको ये इशू किया जाता है। व्हेन वाज इट अनाउंस, कब किया जाता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2017-18 में पहली बार इसको अनाउंस्ड किया गया था। व्हाट आर द अदर फीचर्स? There are no limit on the number of bonds an individual or company can purchase. SBI deposit bonds that a political party has not encased within 15 days into the Prime Minister's Relief Fund. अब हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो यूनियन बजट 2017-18 इंट्रोड्यूस्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री बेरियर इंस्ट्रूमेंट in an attempt to cleanse the system of political funding in the country. Rationale was to limit the use of the cash political funding, eliminate fraudulent. तो बेसिकली इसको लाया गया था कि चुनाव में कैश का जो है ना बहुत ज्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग होता है, तो उनको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था, ताकि गवर्नमेंट जो बैंक है उनको पता चल सके कि कितने रुपए हैं लेन-देन हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, कितने खर्च किए जा रहे हैं, कितने डोनेशन मिल रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 देख लेते हैं। तो इट अमेंड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो आरपी एक्ट 1950 और आरपी एक्ट 1951 से रिलेटेड है। की फीचर ऑफ इलेक्शंस वाज अमेंडमेंट एक्ट 2021 लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार by amendment of section 23 of RPA 1950. Electoral registrations officers may require a person to furnish their Aadhaar number for establishing their identity. Persons will not be denied inclusion in electoral rolls or have their names deleted from the roll if they are unable to furnish Aadhaar number due to the sufficient causes prescribed. तो इसमें क्या कहा गया था कि जो आपका आधार है उसको इलेक्टोरल रोल डेटा से लिंक करना है आपको, ठीक है। और ये पर्सन जो है विल नॉट डिसाइड इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स और हैव देयर नेम्स डिलीटेड फ्रॉम देयर रोल्स इफ दे आर अनेबल टू फर्निश आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट काउज एज प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि अगर आप सही रीजन नहीं देते हैं आधार को नहीं जोड़ने का इलेक्टोरल रोल से, तो हो सकता है कि आपका इलेक्टोरल रोल से नाम को हटा दिया जाए। सच पर्सन्स में बी परमिटेड टू फर्निश अल्टरनेट डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। It provides 4 qualifying dates in a calendar year, which will be January 1, April 1, July 1, and October 1. Replaces the term wife with spouse in both the acts. Act expands and purposes for which premises can be requisitioned. These include using the premises for the counting, storage of the voting machines and all related material and accommodations of security forces and polling personnel. 1951 Act permits state government to requisition premises needed or likely to needed for being used as polling stations or for storing ballot boxes after a poll has been conducted. अब थोड़ा जान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है। तो आरपी एक्ट 1950 provided for allocation of seats in and delimitation of constituencies for the elections to House of the People and the Legislature of the States. तो 1950 से क्या पता चलता है? एलोकेशन ऑफ सीट, डिलिमिटेशन पता चलता है दोनों का, पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर एंड एट सच इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर पता चलता है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पता चलता है। वहीं 1951 से क्या पता चलता है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एट ईच स्टेट्स, यानी कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कैसे होना चाहिए नहीं, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, करप्ट प्रैक्टिस एंड अदर ऑफेंसेज एट और कनेक्शन विद सच इलेक्शंस, ये 1951 हैंडल करता है। अब इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस क्या थे?
तो रिमोट वोटिंग क्या होता है, जो हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा है दोस्तों, रिमोट वोटिंग के बारे में। तो रिमोट वोटिंग रेफर्स टू ए मैकेनिज्म दैट अलाउज इलेक्टर्स टू वोट फ्रॉम लोकेशंस अदर देन पोलिंग स्टेशंस असाइन्ड टू देयर रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइदर विद इन कंट्री और इवन अब्रॉड। यानी कि जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं है, वो देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको वोटिंग करने की व्यवस्था रिमोट वोटिंग कहलाती है। वोटिंग राइट्स फॉर एनआरआईज वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 थ्रू एन अमेंडमेंट ऑफ टू आरपीए 1950। However, Section 20A of the Act requires overseas electors to be physically present in their electoral constituencies to cast their votes. अदर मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग क्या होता है, तो प्रॉक्सी वोटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2003। अब प्रॉक्सी वोटिंग किसको कहते हैं? A registered elector can delegate his voting power to a representative. Only a classified service voter, which includes member of armed forces, BSF, CRPF, CISF, General Engineering Service, रिजर्व फोर्सेस एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए जो वोटिंग प्रोसेस होता है उसको प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये क्या होता है और किन के लिए होता है दोस्तों? So here ballot paper is transmitted through electronic means to service voters, members of armed forces, police serving outside state government employees, postal outside India and real spouse, people under preventive detention, a special voter such as president of India, vice president। तो इनके लिए क्या होता है कि बैलेट पेपर की व्यवस्था की जाती है और उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है, पोस्टल बैलेट सिस्टम इसको कहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं वोटिंग करने का, जो आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। पोस्टल बैलेट और एनआरआईज। Chief Election Commissioner recently told that a proposal on extension of ETPBS facility for NRIs being contemplated. While Election Commission at present allow NRIs to register as overseas elector as long as they have not acquired the citizenship of another country. They have to reach their respective polling booths to cast their votes in person on voting day. अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस। फॉलोइंग आर द की फीचर्स। क्या क्या है, तो इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। There is no discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or any of them. The provision of reservation of seats for scheduled caste 84 सीट्स है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स है, याद रखेंगे। इन लोकसभा एंड असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज constituencies are delimited with the help of a delimitation commission. Area boundary change from the election to election, but the number of constituencies will not be changed up to the year 2026 तक नंबर चेंज नहीं करेगा, जितना है उतना ही रहेगा। Voting takes place through first past first system in case of Lok Sabha election and through proportional representation in case of Rajya Sabha election. Political parties are an indispensable part of the electoral process. अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली a private member bill was introduced in Lok Sabha regarding formation of selection committee for election commissioners. Bill seeks to insulate appointment process of election commission and mandate that they should be eligible for any post-retirement job. It seeks the members of election commission, including chief election commissioner, to be appointed by MP-led panel. Bill seeks to give CEC and EC यानी कि Chief Election Commissioner and Election Commissioners a fixed term of 6 years and Regional Commissioner as a fixed term of 3 years from dates of their respective अपॉइंटमेंट। अब थोड़ा इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ये कैसी बॉडी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में दिया गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 324 के 2 के तहत। ईयर इनका टेन्यूर होता है और या तो 65 साल होता है, जो भी पहले आ जाए। सर्विस कंडीशन क्या होता है, सेम है। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और ए रीजनल कमीशन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फंक्शन क्या है, तो इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली इन इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये इलेक्शन कंडक्ट कराना। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मेंबर अदर देन द मिनिस्टर can only be introduced and discussed on Fridays. Admissibility is decided by chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha. No private member's bill has become an act since 1970. यानी कि 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट बिल जो है
अभी तक एक्ट नहीं बन पाया है। और इसकी जो एडमिसिबिलिटी है इसकी डिसाइड कौन करता है? चेयरमैन करते हैं राज्यसभा में और स्पीकर करते हैं लोकसभा में। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं तो 25 जनवरी 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 केवल एक ही चीफ कमिश्नर होते थे। अब 16 अक्टूबर 1979 से लेकर के 1 जनवरी 1990 तक 3 मेंबर की बॉडी बनाई गई। 2 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर तक ये क्या था? ये 1993 है दोस्तों। तो फिर से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर दिया गया था। लेकिन 1 अक्टूबर 1993 से ये फिर से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी बनाई गई। इस तरीके से कुल 3 मेंबर होते हैं आपके इलेक्शन कमीशन में। अब सोशल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या? तो नॉर्डिक आप जानते हैं कि जिसको स्कैंडिनेवियन नेशंस के नाम से जाना जाता है। मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज डिस्कशन ड्यू टू द रिसेंट स्वीडन इलेक्शन की वजह से। The Nordic model of social democracy is a combination of social welfare and economic system adopted by the Nordic country, that means Sweden, Norway, Finland, Denmark, and Iceland. This model has helped these countries achieve significant outcomes like high levels of international trade and participation in globalization, economic progress, low levels of inequality, high living standards, higher labor participation rates in world. अब जान लेते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी होता क्या है? तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। सोशल डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रमोट इग्लिटेरियनिज्म विद इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम, यानी कि कैपिटलिस्ट होते हुए भी इग्लिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना। This involves using social and economic interventions in order to create a fair and equal society within a capitalist framework. अब equality दूसरा इसके क्राइटेरिया है। Social democrats seeks to create greater equality within the society through measures such as wealth redistributions and welfare provisions. Representative democracy is also used as a means by which greater equality can be achieved. अब तीसरा क्राइटेरिया इवोल्यूशन वर्सेस रिवोल्यूशन। तो अनलाइक मार्क्सिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स सीक चेंज थ्रू इवोल्यूशन रादर देन रिवोल्यूशन। तो आपको पता होगा कि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा में क्या होता है, किसी चीज को बदलने के लिए रिवोल्यूशन पे जोर दिया जाता है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में ये इवोल्यूशन पर जोर दिया जाएगा। दे टेंड टू प्रमोट मॉडल्स दैट कंबाइन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इन ऑर्डर टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओनरशिप। अगला क्राइटेरिया है यूनिवर्सल सर्विसेज। मॉडर्न सोशल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय its commitment to the universal provision of services such as health care, education, and care services for the elderly and children. Social Democrats also strongly promotes workers' rights. ये है आपका सोशल डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं, याद रखेंगे क्या क्या है? तो सोशलिज्म अंडर द कैपिटलिज्म पहला है, दूसरा है इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी एंड इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और फिर अगला है इवोल्यूशन रादर देन रिवोल्यूशन, और फिर है यूनिवर्सल सर्विसेज। तो ये है आपका सोशल डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं जिसको नॉर्डिक कंट्री ने अपने यहाँ अप्लाई किया है। फीचर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी रिलायंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव participatory democratic institutions where separation of power is ensured. Comprehensive social welfare schema which emphasis on publicly provided social services and investment in child care, education and research among others that are funded by progressive taxation. Presence of a strong labor market institutions with active labor actions and employee associations. This allow for significant collection, bargaining, wage negotiations and coordination besides an active role in गवर्नेंस एंड पॉलिसी। अब इससे हम लोग कुछ रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, छोटे छोटे न्यूज। इलेक्शन से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज, यानी कि इंडिया हैज बीन अनएनिमसली इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ द AAEA फॉर 2022-24। AAEA was established in 1998 to provide a non-partisan forum of the ASEAN region for promoting open and transparent elections to support good governance and democracy. Election Commission of India is a founder member of election management body of AAEA, याद रखेंगे। भारत भी इसका मेंबर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर है। इसका क्या काम होता है? तो एशिया में नॉन पार्टीशन फोरम के तर्ज पर ये ट्रांसपेरेंट और ओपन इलेक्शंस को प्रमोट करना। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या होता है देख लेते हैं हम। तो इलेक्शन कमीशन डिलीटेड 111 नॉन एग्जिस्टेंस पार्टीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट। दीज 111 रजिस्टर्ड
recognized political parties were found to be non-existent and violating RPA Act 1951. It is to be noted that Election Commission does not have power to deregister a political parties or reform a still pending approval the government. यानी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी के डीरजिस्टर नहीं कर सकती है, और ये डीरजिस्टर करने का जो पावर है अभी तक पार्लियामेंट में पेंडिंग है आपका। आप कहते किसको है, तो दोज विच हैव नेवर contested elections since being registered, newly registered parties or parties that have not secured enough percentage of votes in assembly or a general election to become a state party. However, it can take up the issue of financial irregularities and seek mandatory compliance from the parties like sources of and manners of donation disclosure by companies details and bank account etc. इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो अभी चर्चा में क्यों है, तो आपको पता होगा शिवसेना में इलेक्शन सिंबल्स को लेकर के बड़े विवाद चले काफी देर तक, और हाल ही में ये शिंदे गुट को मान्यता दी गई है। तो इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 empowers the election commission of India, which group is representative of a recognized national and state party if rivalry allies in the party. Decision of election commission of India is binding होगा. A splinter group of a party other than the group that got party symbol had to register itself as a separate party and could lay claim to national or state party status only on basis of its performance in a state or central election after registration. For a splits in registered but unrecognized parties, Election Commission usually advises varying functions to resolve their differences internally or to approach the court. In almost all disputes decided by the Election Commission, so far a clear majority of party delegates, office bearers, MPs and MLAs have supported one of elections. Whenever Election Commission could not test the strength of rival groups based on support within parties organization because of disputes regarding the list of office bearers, it fell back on testing majority only among elected MPs and MLAs contesting elections from the multiple seats. Recently, Chief Election Commissioner has made a fresh push for amending RPA 1951 to bar people from contesting from more than one seat. As an alternative, hefty fines should be imposed on those vacating one of the constituencies enforcing a bypoll. As per the section 33 clause 7 of the RPA, one candidate can contest from a maximum of 2 constituencies. More constituencies were allowed until 1996. अब ये अलाउ नहीं किया गया है. When RPA was amended to set the cap at 2 constituencies. दिनेश गोस्वामी कमेटी इससे भी रिलेटेड है, याद रखेंगे रिपोर्ट 1990 and the 178th report of Law Commission on electoral reforms 1999 had also included recommendations for restricting one contested to one seat. Legislative Department, Ministry of Law and Justice is the nodal agency in government to deal with issue related to the election commission. Different types of votes देख लेते हैं कौन कौन से votes होते हैं. तो tender votes, these are useful when a person representing himself or herself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector. Then he shall be entitled to mark a tendered ballot paper in the same manner as any other elector. अब challenged vote क्या होता है? It is a process where a political agent working at a polling booth called polling agent challenges identity of any elector they think is falsifying their identity. अब टेस्ट वोट क्या होता है? A voter who claims that the electronic voting machines or the paper trail machine did not record his or her vote currently is allowed to cast a टेस्टिंग वोट, ये कहते हैं इसको. अब रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स क्या होता है ये देख लेते हैं. तो इलेक्शन कमीशन इन परसुएंस ऑफ द लीगल अमेंडमेंट इन आरपीए 1950 एंड मॉडिफिकेशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग चेंजेस. दोज above 70 years of age can apply in advance for getting enrolled in voters list. Electoral roll will be updated every quarter and eligible youngsters can be registered in next quarter of year in which they have attained qualifying age of 18 years. Optional provision to think Aadhaar details with the form has been added. National Advisory Committee on Accessible
elections. Election Commission of India has set up 2 subcommittees under NACAE. Subcommittees aim to study way to improve accessibility features of its website and make registration of persons with disabilities (PWDs) as an elector easier. A review work and issue relating to the participation of PWDs and electoral process at a state and district level. Deputy Election Commissioner is a chairperson of the committee. Meeting on convened biennially and decided by chair. Time period is 2 years or until alternate structure is proposed. तो ये था आपका नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इन सब चीजों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल का कि कौन कौन से बिल 2022 में पास किए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।